अपनी प्रेगनेंसी जर्नी का लास्ट यानी कि थर्ड ट्राइमेस्टर कि अब जब हम सी सेक्शन के लिए ही जा रहे हैं तो भाई अब बस बहुत हो गया। मतलब मूवमेंट जो थी बेबी की वो थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी एंड फिर हमने डिसाइड किया कि मैं सी सेक्शन के लिए ही जाऊंगी। मैं नहीं कर पाऊंगी भाई, अगर आपकी बॉडी में कहीं कट ना लगे। मेरी प्रेगनेंसी जर्नी ख़त्म होती है क्योंकि अप्स एंड डाउन्स काफ़ी सारे हुए। प्रेगनेंसी होती बहुत अच्छी फीलिंग है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इन सौम्याज वर्ल्ड और मैं हूँ सौम्या। सो कैसे हैं आप लोग मेरे साथ शेयर करना। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ अपनी प्रेगनेंसी जर्नी का लास्ट यानी कि थर्ड ट्राइमेस्टर। एंड जो फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर है वो मैं ऑलरेडी आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो मैं नीचे कमेंट बॉक्स में उसका लिंक पिन कर दूँगी, आप चाहें तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। सो अभी तक स्टार्टिंग से 6 मंथ तक कैसा गया वो मैं ऑलरेडी आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ। एंड जो 6 मंथ था वो मेरा काफ़ी अच्छा था। तो अभी आते हैं 7 मंथ पे। 7 मंथ स्टार्ट होते ही मतलब मूवमेंट जो थी बेबी की वो थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी। एंड मुझे मूवमेंट मतलब मूवमेंट वो नहीं बोलेंगे, बट थर्ड मंथ के बाद से मुझे कुछ कुछ फील होने लगा था कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है कुछ हो रहा है। बट एग्जैक्टली अगर मैं वो बोलूँ कि हाँ कि इधर मूव कर रहा है उधर मूव कर रहा है, वो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था। तो सेकेंड सेमेस्टर मेरा इसी तरीके से गया था। लेकिन जैसे ही थर्ड स्टार्ट हुआ था मुझे मूवमेंट बहुत अच्छी तरीके से फील होने लगी थी। एंड मुझे इतनी ज़्यादा मूवमेंट होती थी ना, मतलब ये परमानेंट मुझे होता था। मैं सोती थी जागती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये कितना मूव करता है, वो मतलब परमानेंट करता रहता था। एंड ना जब मैं स्कैन भी कराने जाती थी तो भी मेरा एक बारी में कोई स्कैन अच्छे से नहीं हो पाता था, क्योंकि वो डॉक्टर बोलती थी कि इतना मूव करता है कि कुछ भी देखना इतना ईजी नहीं होता है। वो खुद मतलब बोलती थी कि आपके पेट में किस तरीके से रह रहा है, इतना ज़्यादा मूव करता है। तो ऐसे हम लोग को हंसी मजाक चलता है, क्योंकि आप इतना लंबा टाइम अगर किसी एक के यहाँ जाते रहते हो तो उससे आप थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाते हो। तो इसलिए वो मजाक में ऐसे बोल देती थी। सो अभी मेरे को मूवमेंट अच्छी खासी यहाँ से स्टार्ट हो गई थी। एंड मैं सोती थी, मतलब सोने के तुरंत बाद मैं जगी तो भी मुझे हाँ फील होने लगा एंड अच्छी खासी किक मुझे फील होती थी। सो इसी तरीके से मेरा 7 मंथ चल रहा था। एंड उसके साथ साथ में ये जो बैक पेन वगैरह होता है ये काफ़ी ज़्यादा होने लगता है। एंड उठने बैठने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि ना टमी उस टाइम पे निकलना अच्छे, मेरा जो था वो थर्ड ट्राइमेस्टर में ही टमी अच्छा खासा दिखा है, उससे पहले मेरा बहुत थोड़ा थोड़ा सा था। तो वो होने लगता है। वेट गेन भी आपका उस टाइम पे ज़्यादा हो, तो बेबी का वेट गेन उस टाइम पे ज़्यादा होता है। एंड यहाँ पे जो मैंने 8th मंथ, खैर वो तो मैं अभी आपको आगे बताऊँगी। सो 7 मंथ मैंने इसी तरीके से चल रहा था। एंड एक दिन मुझे अचानक से पेन, मुझे ना ये ब्रेस्ट के नीचे मुझे पेन होता था, थोड़ा थोड़ा कभी कभी होता था, लेकिन एक स्पेसिफिक एरिया था उस जगह मुझे पेन होता था। तो उससे पहले मुझे ऐसा लगता था कि हो सकता है क्योंकि मिल्क फॉर्मेशन वगैरह हो रहा हो इसके लिए मुझे पेन हो रहा। मैं हमेशा उसको वही समझती रही कि इसलिए पेन हो, क्योंकि हैवीनेस तो फिर हैवीनेस भी लगती है अगर आपका मिल्क फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो वो भी मेरे साथ में था। एंड मुझे यहाँ पे पेन होता था, मतलब एक जगह थी सिर्फ उसी जगह पे ज़्यादा होता था। बट मैंने उसको इतना ध्यान नहीं दिया। मैं सोचा कि हाँ, क्योंकि प्रेगनेंसी में आप हर दिन सो के जब उठते हो ना तो आपको हर एक कुछ नई चीज़ एक्सपीरियंस करने को मिलती है। मेरे साथ तो में यही हुआ है कि मैं तो मतलब किसी एक दिन ऐसा नहीं होता था कि मुझे कुछ नई चीज़ ना समझ में आए। तो उसी तरीके से था, तो मैंने उसको इतना सीरियसली नहीं लिया कि हाँ चलो ठीक है। बट एक दिन मुझे बहुत ज़्यादा पेन होना स्टार्ट हुआ सुबह सुबह। एंड उस टाइम पे मेरी सासू मम्मी मेरे साथ में थी और मुझे इतना पेन हो, मतलब मैं बैठ नहीं पा रही हूँ, बहुत कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो, पेट में, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे पेन कहाँ पर हो रहा है और किस तरीके का पेन है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पेन था। एंड तो मेरी मदर इन लॉ को लगा कि ये डिलीवरी वाला पेन इसको अभी 7 मंथ में स्टार्ट हो गया है। एंड जैसे कि मतलब हमारे यहाँ ऐसा होता है कि 7 मंथ की डिलीवरी इतनी अच्छी नहीं होती है। वैसे मैं ये सारी चीज़ें इतना नहीं मानती हूँ, लेकिन जब भी आप प्रेग्नेंट होते हो ना तो आप हर एक चीज़ वो मानने लगते हो जो आपको बोलते हैं कि हाँ ऐसे नहीं करो, तो आप वही करोगे कि हाँ ठीक है मैं नहीं करती हूँ, मतलब कि बेबी को कुछ नहीं होना चाहिए, हर सारी चीज़ें ठीक होनी चाहिए। तो वही मेरे साथ में था। मैं भी थोड़ा सा घबरा गई कि मतलब इतनी जल्दी डिलीवरी कैसे हो जाएगी। एंड उससे पहले जो वेट वगैरह हुआ था, क्योंकि मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड में जब मेरा जो स्कैन हुआ था उस टाइम पे, तो वेट उस टाइम थोड़ी ना इतना ज़्यादा होता है, तो वेट भी बहुत कम था। तो मुझे लगा अभी ऐसे कैसे हो जाएगा, और पेन मुझे इतना खतरनाक हो रहा था। मैंने डॉक्टर को फ़ोन करा कि ऐसा ऐसा हो रहा है, मैसेज किया, तो डॉक्टर बोली कि आप एक स्कैन करा लो अर्जेंट में जाके। मैं और मेरे हस्बैंड गए। एंड मैं वहाँ से घर से स्कैन कराने तक कैसे गई हूँ वो मैं ही जानती हूँ। मतलब मुझे इतना पेन हो रहा था कि लिटरली मैं चिल्ला रही थी कि ये मतलब कि क्यों हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, मतलब मैं रो रही थी। फिर वहाँ पे जब मैं गई तो वहाँ अच्छी खासी भीड़ थी, लेकिन
मेरी ये कंडीशन थी ना कि मैं वहाँ पर ही लेट गई, मतलब वहाँ लोग बैठे थे और मैं इतना मुझे पेन हो रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हाँ अब क्या कैसे होगा। तो फिर सबने बोला कि नहीं पहले इनका कराते हैं। एंड जैसे ही डॉक्टर आई, उस टाइम पे वो डॉक्टर भी नहीं आई थी, तो फिर थोड़ी देर से आई, हमने उनका वेट किया। फिर उसके बाद में जब मेरा स्कैन हुआ तो बोली नहीं आपका तो बिल्कुल ठीक है, डिलीवरी का तो सिम्टम नहीं है, एंड मतलब ये डिलीवरी के लिए वजह से पेन नहीं हो रहा है, ये आपका कुछ और रीज़न है। तो फिर हम थोड़ा सा रिलैक्स हुए कि चलो ये वो वाला पेन नहीं है, लेकिन मुझे पेन हो रहा था। फिर मैंने थोड़ा सा पानी वगैरह पिया, वॉक करा, तो अभी मेरा पेन थोड़ा सा नॉर्मल हुआ। एंड मैंने फिर डॉक्टर को बताया, तो डॉक्टर बोली अच्छा हो जाता है कभी कभी। उन्होंने एक मुझे कोई टैबलेट दी, वो मैंने ले ली। फिर हम घर आ गए, सब चीज़ ठीक थी, मतलब पेन था लेकिन उतना नहीं था, इतना था कि मैं बेयर कर सकती थी। हस्बैंड को मेरे बाहर जाना था, उनका पासपोर्ट वगैरह रिन्यू होना था, तो उन्हें गाज़ियाबाद जाना था, वो निकल गए। एंड अभी ठीक है, मैं आराम से लेट गई आके। लेकिन वो 1 घंटे हुआ, वो मेरे हस्बैंड वहाँ तक पहुँचे ही थे कि मुझे फिर से पेन उसी तरीके से स्टार्ट हो गया। इतना गंदा पेन था ना कि मैं क्या बताऊँ, मतलब वो जैसे सुबह हो रहा था ना वही वाला वापस से आ गया। फिर उस दिन मेरी मम्मी लोग भी आ रही थी, लेकिन अब मैंने बोला, फिर मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया कि जल्दी जल्दी से आ जाओ, और यहाँ पर एक फ्रेंड है तो मैंने उनको बुलाया। देन फिर हम गए हॉस्पिटल, तो मुझे वहाँ पे इंजेक्शन वगैरह दिया एंड कुछ मेडिसिन दी जो कि मतलब सेफ़ होती है प्रेगनेंसी में, वही दी। एंड फिर डॉक्टर ने बोला कि शायद से ये गैस वाला पेन है या फिर स्टोन का पेन है, क्योंकि जो आपका वो स्कैन हुआ वो चीज़ में, उसमें तो कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा, तो ये गैस का या फिर स्टोन का पेन है। और उन्होंने जो मुझे मेडिसिन दी और एक इंजेक्शन दिया था कि इसके अलावा और हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको ये बेयर करना ही पड़ेगा जब तक आपकी डिलीवरी नहीं हो जाती। तो मैं पूरा फिर दिन वहाँ पर एडमिट रही। फिर जब मुझे मेडिसिन वगैरह दे दी गई तो मेरे को थोड़ा सा रिलीफ़ हो गया। एंड डॉक्टर ने बोला कि ये किस तरीके का पेन है, ये तो अब मतलब क्लियर किस चीज़ का है वो तो स्कैन के बाद पता चलेगा, लेकिन हम आपको फिर भी अगर पता भी चल जाएगा तो इसके अलावा कुछ और मेडिसिन नहीं देंगे। तो क्योंकि सुबह ही तुम्हारा स्कैन हुआ है तो अभी तुम वापस से मत कराओ, ये उसी चीज़ का पेन होगा और कुछ ऐसा नहीं है। तो बोले ठीक है। हम लोग फिर घर आ गए एंड मुझे 5 दिन का मेडिसिन दिया गया था कि ये लेना। उसके बाद में SOS था कि मतलब अगर आपको ज़्यादा पेन कभी होता है तो ले लेना। फिर मैंने घर आई, वो मेडिसिन वगैरह लेती, लेकिन मुझे पेन होता रहा, मतलब उतना नहीं था, हल्का हल्का सा होता रहा। फिर उसके बाद में 6-7 दिन हो गए, एक दिन से मुझे उसी तरीके से पेन फिर से स्टार्ट हो गया और उसी तरीके से इतना तेज़ था। लेकिन अब मुझे पता था कि ये स्टोन का ही पेन है या किसी और चीज़ का है, गैस का है, लेकिन ये डिलीवरी वाला पेन नहीं है। फिर डॉक्टर के पास, फिर मैं मतलब फिर डॉक्टर को मैसेज किया तो डॉक्टर बोली हॉस्पिटल ही जाओ। एंड हम मदरलैंड हॉस्पिटल जाते थे, वहीं पे मेरी डिलीवरी भी हुई थी। दैन इमरजेंसी में जा कर के फिर से एडमिट हुई, क्योंकि वो तो एडमिट करके फिर आपके ड्रिप लगाते हैं एंड वो इंजेक्शन ड्रिप में ही देते थे। दैन मुझे कुछ पेन किलर वगैरह देते थे। लेकिन उस टाइम पे अब डॉक्टर ने कहा कि अब आप ना स्कैन करा लो, तो मैंने वहीं हॉस्पिटल में ही स्कैन कराया, क्योंकि मेरी स्टोन की हिस्ट्री पहले भी रह चुकी है, लेकिन इस टाइम तक मेरी ठीक हो गई थी। जब मैंने वो PCOS की वजह से और सारी चीज़ें करी थी तो मेरा वो स्टोन भी ठीक हो गया था। एंड इतना बड़ा नहीं था, वो इतना था कि अगर छोटा मोटा स्टोन होता है तो वो पानी अगर आप ज़्यादा लेंगे तो वो निकल जाता है, तो उसी तरीके से मेरा निकल गया था। अभी फिर मेरा वापस से स्कैन हुआ एंड जब उसमें पता चला कि यहाँ पे ये स्टोन की वजह से ही है, मतलब ब्लैडर में स्लज आया, गॉल ब्लैडर में। अभी मेरी किडनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्लैडर में स्लज आया। तो जो स्लज होता है ना वो स्टोन फॉर्मेशन में हो जाता है आगे चल के, मतलब वो उसी से स्टोन फॉर्म होता है, इस तरीके से था। एंड इसीलिए मुझे इतना ज़्यादा पेन हो रहा था। सो अभी डॉक्टर बोले कि कर तो कुछ नहीं सकते, बट हमें सिर्फ क्लियर करना था कि किस चीज़ की वजह से आपका पेन हो रहा है एंड क्यों हो रहा है। तो फिर कुछ नहीं हुआ, मतलब वही मेडिसिन वगैरह दी गई कि हाँ आप यही ले सकते हो, इसके अलावा ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है। एंड ये टाइम पे ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि और भी पेन होते हैं साथ साथ में। अब आपके इस टाइम पे हाथ पैरों में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। एंड जो फेस है, मेरा स्किन एकदम से डल ड्राई हो गई थी, बड़े बड़े से रिंकल्स हो गए थे, मतलब बहुत अजीब सा मेरा चेहरा डल डल सा हो गया था। ऐसे बोलते हैं कि जैसे जैसे डिलीवरी डेट आपके पास आती है तो उसके साथ में चीज़ें होती हैं, मेरे साथ में ऐसा ही हो रहा था, मैं वो बता रही हूँ। सो इस तरीके से होता है। एंड 7 मंथ मेरा निकल गया फिर, और जो मेरा स्कैन हुआ था वो नॉर्मल था, उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी। 8th मंथ हुआ तो 8th में तो बहुत सारे फेस्टिवल्स थे, करवा चौथ, दिवाली, तो ये सारी चीज़ें थी, तो मतलब इस तरीके से
वो थोड़ा सा ठीक ठीक, मतलब कि अभी ये जब फेस्टिवल वगैरह होते हैं तो घर का थोड़ा सा एटमॉस्फेयर चेंज होता है, एंड तो इसी तरीके से मेरा निकला। मतलब जो चीज़ें दिक्कत थी वो तो स्टार्टिंग से रही ही हैं, लेकिन हाँ इस टाइम पे मुझे वॉमिट वगैरह काफ़ी हद तक सही हो गई थी, और मैं मेडिसिन ले लेती थी तो फिर मुझे वॉमिट नहीं होती थी। एंड ये जो पेन नॉर्मल होते हैं वो तो होते ही रहेंगे। एंड लेकिन जो ये स्वेलिंग वगैरह है वो मेरी बहुत ज़्यादा नहीं थी पैरों में, हाँ थोड़ी थोड़ी सी आई थी जब मैं चलती थी तो मुझे पता चलता था। एंड हैवीनेस बहुत ज़्यादा हो गई थी, स्पेशली ब्रेस्ट में ज़्यादा हैवीनेस हो गई थी। एंड इसी तरीके से मेरा फिर चलता रहा थोड़ा बहुत कि, एंड इस टाइम तक मैंने वॉक करना अच्छा खासा स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि जो मेरा स्कैन हुआ ना उसमें क्लियर था कि अब मेरा प्लेसेंटा ठीक चला गया है एंड बेबी मेरा काफ़ी ऊपर है। क्योंकि मैं पिलो लगा करके सोती थी ना, मैं मतलब मैं मोस्टली बेड में जैसे अभी बैठी हूँ इसी तरीके से बैठती थी, पैर मेरे से सीधे होते थे एंड पैर के नीचे पिल्लो होता था। तो वो ऐसे डॉक्टर ने बोला कि बेबी अभी काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, तो मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मैंने उनको नहीं बताया था कि मैं पिलो लगा करके सोती हूँ, मैं पिलो लगा करके ही सोती थी फिर। लेकिन जब से वो ठीक हो गया तो, लेकिन हाँ मेरी ना आदत इतनी ज़्यादा वो हो गई थी कि मैं अगर पिलो नहीं लगाती थी तो फिर मुझे नींद नहीं आती थी। तो वो चीज़ मैंने धीरे धीरे कम की कि जब मुझे ये पता चला कि बेबी काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया है। तो मुझे कभी कभी जब वो पेन होता था ना तो मुझे ये भी लगता था कि यहाँ पे है, एंड ना मुझे किक भी ऐसे कभी कभी यहाँ फील होती थी, यहाँ फील होती थी। एंड इस टाइम के बाद में ना आप लिटरली समझने लगते हो कि हाँ किधर मूव कर रहा है, कैसे वो किक कर रहा है, एंड वो फीलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। स्पेशली जब मैं रात को सोती थी तो ऐसे में रख के, हाँ तो मतलब मुझे बहुत अच्छा फील होता था। एंड क्या होता है कि जब भी आपको इतनी ज़्यादा मूवमेंट फील होती है और जब वो थोड़ी देर भी नहीं होती है ना तो बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। मेरे साथ में ऐसा कई बार हुआ, क्योंकि मेरा बेबी जैसे कि मैंने बताया कि परमानेंट मूवमेंट करता रहता था, तो कभी कभी तो वो जैसे कभी होता है कि 1 घंटे 2 घंटे के लिए नहीं करी, ऐसा बहुत रेयर होता था। अगर ज़्यादा ऐसा होता रहे तो मुझे पता रहता था कि हाँ हो जाएगा, मतलब हम लोग ऐसे समझते हैं ना कि हाँ अभी नहीं हो रहा है, थोड़ी देर में होगा। लेकिन अगर आपका बेबी ऐसे ज़्यादा मूव करता है फिर वो नहीं करता है तो ज़्यादा टेंशन हो जाती है। वही मेरे साथ में होता था। फिर हम एक दिन हुआ कि मुझे सुबह से मूवमेंट नहीं हुई एंड काफ़ी देर तक नहीं हुई, तो हम ना वापस से हॉस्पिटल गए, तो वहाँ पे मेरा NST टेस्ट हुआ। उसमें कुछ तो बेल्ट जैसा लगाते हैं, देन आपको मॉनिटर करते हैं, एंड जैसे ही आपको बेबी किक करता है तो आपको प्रेस करना होता है, इस तरीके से वो टेस्ट था। सो वो टेस्ट हुआ जो कि मेरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, मतलब सारी चीज़ें अच्छी थी। सो 8th मंथ मेरा इसी तरीके से निकला। 9th स्टार्ट होते ही डॉक्टर ने बोला था कि स्कैन कराने को, ताकि वेट वगैरह सारी चीज़ें पता चलें। तो उस टाइम पे बेबी मेरा 2.5 kg का था जब मैंने वाला स्कैन कराया था, तो उसका वेट 2.5 kg ही था एग्जैक्ट, मतलब इतना ही था, इससे ज़्यादा भी नहीं था, पूरा इतना ही वेट था। सो डॉक्टर बोले कि अभी वेट ठीक है, लेकिन अगर 3 kg से ऊपर जाता है तो ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन हाँ चीज़ें कुछ ख़राब भी नहीं, सारी चीज़ें ओके ओके हैं। देन हमने तब फिर डॉक्टर बोले कि डिलीवरी का क्या कैसा, तो मैंने बोला मतलब मैं कुछ मुझे समझ नहीं आया, मैंने कहा मतलब, तो वो बोली क्योंकि ना मैं इंजेक्शन्स लगवाने में भी मुझे बहुत डर लगता है, तो मैं काफ़ी करती थी कि मेरे को मेडिसिन दे दो, मुझे इंजेक्शन मत दो, इस तरीके से मैं करती थी। तो बोली कि आप करवा पाओगे। अर्नल जो मेरी डॉक्टर है वो मोस्टली नॉर्मल डिलीवरी ही कराती हैं, बट वो बोली कि मुझे आपका कंडीशन देख के नहीं लगता कि आप करवा पाओगे, और मैं भी प्रिपेयर नहीं थी। तो मैंने बोला हाँ मुझे भी डर लगता है। तो बोली कि अभी क्या करना है फिर, तो मैंने कहा मुझे नॉर्मल और सी सेक्शन दोनों से डर लगता है। तो बोली नहीं कुछ तो करना पड़ेगा, अभी ये अंदर है तो इसको बाहर तो हमें लाना है। तो वो मतलब वो तो है, वो तो मैंने उनसे ऐसे मजाक में बोला कि अभी क्या, वो मतलब मजाक था या डर था, मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं उस टाइम पे, बहुत मिक्स्ड फीलिंग होती है। सो उसी तरीके से मेरे साथ में था। अभी बहुत टेंशन की। फिर डॉक्टर बोला कि आप सोच लो, देन उसके बाद में मुझे बताना। घर आके मैंने वही वीडियोस देखे, सारी चीज़ें करी कि क्या करते हैं। तो मुझे एक चीज़ जो कि नॉर्मल, एक तो नॉर्मल में बहुत ज़्यादा पेन होता है, उससे मैं डरी हुई थी। दूसरा जो उसमें इंटरनल चेकअप होता है ना, उसके मैंने एक्सपीरियंस लोगों से बहुत सुने थे कि वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं। तो मैं बस उसी चीज़ से डर गई थी। लेकिन मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि नॉर्मल को जा रहे हैं एंड उन्हें पेन वगैरह इतना नहीं फील होता है। तो वो सबका अपना अपनी बॉडी होती है। मैं मतलब मुझे डर था, और शायद मैं अगर जाती तो मुझे पता नहीं है कि कैसा क्या होता, लेकिन मुझे उस चीज़ से बहुत डर लगता था। क्योंकि मैं डॉक्टर को कभी भी ऐसे इंटरनल चेक, मतलब और भी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैंने कभी भी डॉक्टर को इंटरनल चेकअप नहीं करने दिया है। एंड वो मेरी स्टार्टिंग से डॉक्टर रही हैं, तो उनको पता है कि मैं कैसी हूँ। तो उन्होंने बोला कि अगर आप जाना चाहते हो तो आप जाओ, लेकिन थोड़े से आपके कम चांसेस लगते हैं। एंड दूसरा
कि आप पूरी प्रेगनेंसी बेड रेस्ट पे रहे हो। अगर जो एक्टिव रहते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो उनके थोड़े चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो वो भी ठीक था, मुझे लगा कि हाँ वो भी ठीक है। फिर हमने डिसाइड किया कि मैं सी सेक्शन के लिए ही जाऊंगी, एंड मैं पहले से भी उस चीज़ के लिए रेडी थी, क्योंकि जिस तरीके से मेरा बेड रेस्ट चला आ रहा था एंड मुझे ये पेन वगैरह से इतना डर लगता है, ये सारी चीज़ें थी। एंड ना इस टाइम तक आते आते मुझे अब दर्द सहने की क्षमता भी नहीं रह गई थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी रही थी। तो मुझे था कि भाई अब बस बहुत हो गया। एंड मैं लेकिन मैं यहाँ पर सी सेक्शन को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रही हूँ। अगर आप नॉर्मल के लिए जाते हैं तो वो बहुत अच्छा है, आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए। मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं थी, तो मुझे क्या मतलब, मुझे डर लगता है इन चीज़ों से यार। अगर आप में हिम्मत नहीं है तो फिर आप क्यों रिस्क लोगे। मुझे था कि मैं नहीं कर पाऊँगी भाई, मुझे बहुत डर लगता है। और अगर आपको वो चीज़ आप नहीं कर सकते हो तो फिर आपको उसके लिए नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर आप प्रिपेयर हो तो आप बिल्कुल जाओ, वो तो बहुत अच्छा है कि अगर आपकी बॉडी में कहीं कट ना लगे, वो सारी चीज़ें ना हो, क्योंकि सी सेक्शन में बाद में प्रॉब्लम होती है, तो वो सारी चीज़ें आपको फेस नहीं करनी पड़ेंगी। तो नॉर्मल तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन वो मेरे साथ में नहीं हुआ। फिर मैंने मैम से बोला कि अब जब हम सी सेक्शन के लिए ही जा रहे हैं तो मैं पेन का वेट नहीं करूँगी कि पेन आए उसके बाद में मैं एडमिट हूँ, तो मैं पहले भी पेन लूँ, उसके बाद में मेरा ऑपरेशन हो और उसके बाद में भी मैं पेन लूँ। तो ये सारी चीज़ें मुझे नहीं चाहिए। तो बोली हाँ ये तो आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, ऐसा करते हैं हम 10 तक का वेट करते हैं, और फिर उसके बाद में 10 के बाद में 11 12 को कभी भी हम डिलीवरी कर लेंगे, वो हम एक बार डिसाइड कर लेंगे। तो मैंने बोला ठीक है। लेकिन वो बोली कि अगर उससे पहले आपको पेन आ जाता है, जो कि चांसेस हैं, तो आपको तुरंत एडमिट होना पड़ेगा एंड मुझे इन्फॉर्म कर देना। तो हम बोले ठीक है। एंड हमारे फिर कुछ टेस्ट भी उन्होंने लिखे जो कि डिलीवरी से पहले होते हैं। उसमें हीमोग्लोबिन था एंड एक ग्लूकोज वाला होता है, और एक दो टेस्ट और थे जो कि होने थे मेरे। हीमोग्लोबिन तो मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी हुआ था जब मेरा 13 था, सेकंड में मेरा 12 था। देन उसके बाद में मैंने वो बीटरूट का जो चुकंदर वगैरह एंड गाजर, ये सारी चीज़ें डाल करके जो जूस बनाते हैं, वो भी मैंने पीना स्टार्ट किया। लेकिन थर्ड ट्राइमेस्टर में मेरा 11 था, लेकिन डॉक्टर बोली कि कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा है, इसमें मतलब आपको ब्लड वगैरह की और ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बोला ठीक है। देन जब वो हमारा टेस्ट हुआ, टेस्ट बंदा घर पे ही करने आता था, हम सिर्फ उसकी रिपोर्ट डिस्कस करने के लिए जाते थे। एंड तो फिर मैं रिपोर्ट डिस्कस करने के लिए गई, तो बोली कि आप पहले करा लो, क्योंकि यहाँ पे आपके चांसेस लग रहे हैं कि आपको पेन वगैरह हो सकता है। तो भाई अब मुझे पेन अब नहीं चाहिए था। मैंने बोला हाँ, जब जैसे बाद में कराना है 4 दिन के बाद में, तो पहले भी हो जाएगा, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं सेकंड या थर्ड में गई थी, मुझे इतना ज़्यादा डेट नहीं याद है। तो फिफ्थ को बोली, फिफ्थ को हमें थोड़ा सा कुछ काम था, तो मैंने बोला फिफ्थ को तो नहीं, 6 को रख लेते हैं। तो बोली कि नहीं, 6 को मेरी एक प्लान सर्जरी लगी हुई है, तो 7 को रख लेते हैं। तो हमने बोला हाँ ठीक है, 7 को कोई दिक्कत नहीं है, मंडे था उस दिन। तो मैंने कहा हाँ कोई दिक्कत नहीं है, 7 को ही रख लेते हैं। तो इस तरीके से हमारी डेट डिसाइड हो गई एंड हमने बुकिंग वगैरह हॉस्पिटल में, फिर उस दिन बस बात हो गई थी, मतलब हमने बात पहले ही कर रखी थी, बस उन्हें डेट नहीं दी थी। तो हमने वो सारी चीज़ें क्लियर कर दी हॉस्पिटल में सारी, कि हाँ हम इस दिन एडमिट होंगे एंड हमारा ऑपरेशन है जो कि प्लान्ड है। तो इस तरीके से जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो सारी हमने करके रखी, अपने सारे रिपोर्ट्स वगैरह इकट्ठे कर लिए कि हाँ ये चीज़ें थी, अपना डिलीवरी बैग वगैरह पैक करके कि हाँ मुझे ये चीज़ें लेकर के जानी है। वैसे बहुत ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं होता है हॉस्पिटल में, आपको गाउन्स वहीं से मिलते हैं। बेबी के कपड़े वो जो कि मेरे एक दिन ही हम लेके गए थे, एंड हमारे यहाँ पे बेबी को पुराने कपड़े ही पहनाए जाते हैं जब तक उसका छठी नहीं होता है। तो वो मेरी ननद आई थी, वो लेकर के आई थी, मतलब वो सारी चीज़ें वॉश करके सब कुछ तैयार करके वो लेकर के आई थी। तो वो भी मुझे कुछ नहीं करना था, मैंने थोड़ा बहुत अपना सामान पैक करा था एंड दैट्स इट। एंड मेरे साथ में मम्मी एंड मेरे हस्बैंड गए थे, एंड जो मेरी मदर इन लॉ थी और मेरी ननद थी वो घर पे थी, एंड वो लोग आते जाते रहते थे। सो इस तरीके से 3 दिन ही मुझे वहाँ पे रुकना था। सो इस तरीके से रहा। एंड 7 को मैं जा कर के सुबह एडमिट हो गई थी, एंड फिर उस दिन क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि अभी ये बहुत ज़्यादा लंबी हो, क्योंकि उस दिन का भी पूरा एक्सपीरियंस मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। मुझे बस ऐसा लगता है कि अगर मैं आपके साथ में कोई चीज़ शेयर कर रही हूँ तो उसको डिटेल में करूँ ताकि आपकी भी कोई हेल्प हो। तो अभी जो मेरा डिलीवरी एक्सपीरियंस है, जो सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। सो दैट्स इट, यहाँ पे मेरी प्रेगनेंसी जर्नी ख़त्म होती है, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स काफ़ी सारे हुए। एंड मतलब प्रेगनेंसी में तो होते ही रहते हैं, ऐसा नहीं होता है। किसी किसी की प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा स्मूथ जाती है, किसी को प्रॉब्लम होती है, सो सबका होता है। लेकिन जो भी होता है, प्रेगनेंसी होती बहुत अच्छी फीलिंग है। आपको मतलब दर्द होगा फिर भी आपको लगता है कि नहीं ठीक है, कोई रिस्क, बस बेबी के साथ में कोई रिस्क नहीं होना चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए।
सो ये सारी चीज़ें थोड़ा बहुत तो होती ही रहती हैं एंड सबके साथ में होती हैं। सो ये था मेरा एक्सपीरियंस, जो मेरी प्रेगनेंसी जर्नी थी वो कुछ इस तरीके से थी एंड डिलीवरी का वो मैं आपके साथ में आगे शेयर करूँगी। एंड मुझे आपसे कुछ और क्लियर करना है कि जैसे कि मैं अपने हर एक वीडियो में बोलती हूँ कि मैं आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। तो मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आप हर वीडियो में बोलते हो कि आप कमेंट का रिप्लाई करते हो, लेकिन आप कमेंट का रिप्लाई नहीं करते हो, आपने मेरे कमेंट का रिप्लाई नहीं किया था। देन मैंने जाकर के उनका कमेंट सर्च किया, मैंने सारे ऊपर से नीचे तक देखे। तो मैं आपको एक चीज़ बोलूँ कि मैं सबके कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ, लेकिन अगर आप किसी कमेंट, जैसे किसी ने कमेंट किया देन आप उसको रिप्लाई करके मतलब उसके अंदर कर रहे हो, तो उसको ये सारी चीज़ें इतना देखना वो नहीं पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन भी नहीं आता है मेरे पास में। एंड अगर आप जो वीडियो के नीचे कमेंट करोगे तो उसका नोटिफिकेशन आता है एंड मैं हर एक सिंगल कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। सो मुझे ये क्लियर करना था कि अगर आपको कुछ भी पूछना हुआ करे या कुछ भी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में किया करो, आप किसी के कमेंट के अंदर जा कर के ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। एंड ये मेरा एक्सपीरियंस था। मैं अभी आपको क्लियर करती हूँ कि जो चीज़ें लोग मेरे से पूछते हैं कि मैं क्या खाऊँ, ये कैसे करूँ, तो मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे इन चीज़ों का कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। जो मेरा एक्सपीरियंस था, जिस तरीके से मैंने अपनी चीज़ें ठीक की वो मैंने आपके साथ में शेयर किया। मैंने अपनी डाइट शेयर की, अपना योगा कि हाँ मैं इस तरीके से करती थी, मैं ये रेमेडी लेती थी जिसको यूज़ करने से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन इसको किस तरीके से यूज़ करना है, किस टाइम पे यूज़ करना है, तो वो सारी चीज़ें अगर आप डॉक्टर से अपने कंसल्ट करके करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। सो दैट्स इट। अगर अभी भी आपको कुछ पूछना है या कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई थिंक अब सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। सो दैट्स इट। इस वाले वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर ये थोड़ा सा भी पसंद आया तो इसे लाइक कर देना एंड नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए, खुश रहिए।